स्टूडेंट्स, पिछली बार की जो वीडियो स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने बनाई थी, बहुत सारी शिकायतें उसमें आई। जैसे कुछ बच्चों की शिकायतें की थी कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, ब्लैक बोर्ड पर चमक इतना था, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी, ट्यूबलाइट्स की का इमेज आ रही थी। तो माफ़ी चाहूँगी उस बार की वीडियो के लिए। मैं फिर से ही प्रयास करूँगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का एक साथ आपको दिखाऊं, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में जिस तरीके का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप करना सीख जाओ। अब अगला वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, लेकिन इस समय मैं क्रम से ले रही हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कोरिलेशन पर बेस्ड है। कोरिलेशन यानी सहसंबंध। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग हमें रैंक डिफरेंस के आधार पर कोरिलेशन निकालना है। और कोरिलेशन हम कहते हैं या सहसंबंध हम कहते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का संबंध या बीच का जो रिलेशन है वो कोरिलेशन कहलाता है। तीन तरीके का होता है: नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। देखिए, और भी एक तरीके का होता है, बट मेरा उद्देश्य यही है कि आप सिंपल चीजें पहले सीख जाओ। फिर एमएट के लिए क्या जरूरी है, मैं एमएट के उस पर भी आऊंगी। देन तीन तरीके का कोरिलेशन है: नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच में अ, अ, जो सहसंबंध है, जो रिलेशन है, वो पॉजिटिव होता है। अब वो पॉजिटिव कब होता है? जब एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, या एक वेरिएबल के कम होने पर दूसरा वेरिएबल भी कम, है ना? तब उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। नेगेटिव कोरिलेशन कब कहलाता है? जब एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल कम होता है, या एक वेरिएबल के कम होने पर दूसरा वेरिएबल बढ़ता है, तब इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है या सहसंबंध है वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। जीरो कोरिलेशन कब कहलाता है? जब इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं होता, तो वो जीरो कोरिलेशन कहलाता है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स देखिए किस तरीके से हेल्पफुल है, क्यों आपके कोर्स में ये डाला है कि स्टैट का कोरिलेशन भी आप सीखो। रिसर्च से ये मिला कि जो साइंस और मैथ्स के जो मार्क्स होते हैं उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। यानी एक बच्चा अगर साइंस में अच्छा है तो वो फिजिक्स में भी अच्छा होगा, वो मैथ्स में भी अच्छा होगा। और यहीं से देखिए आपका दिमाग काम करना शुरू करता है। जब हम कॉपी एग्जामिनेशन की चेक कर रहे होते हैं, है ना? और तो कंप्यूटर क्या करता है, मशीन क्या करती है, यहीं से आप अलग हो। जब बोलते हैं ना कि कंप्यूटर टीचर की जगह ले लेगा, कभी भी नहीं ले सकता, मत घबराओ। टीचर की जगह कोई भी नहीं ले सकता है इस दुनिया में। चाहे वो मशीन आ जाए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए। रीजन ये है कि कंप्यूटर क्या है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बच्चा गलत करता है तो वो 10 में 0 दे देगा। अब उस बच्चे के 10 में 9 तो साइंस में, 10 में 0 मैथ्स में आ गए। वो तो देके चला गया, है ना? उसने तो बंद कर दिया वर्क हार्ड या जो भी उसने लिखना था, एवेलुएट करना था। लेकिन आप चूंकि ये बात जानते हो, और इसीलिए कोरिलेशन आपको सिखाया भी जा रहा है, चूंकि आप ये बात जानते हो कि साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के बीच में कोरिलेशन है। यानी एक बच्चा अगर साइंस में फुल मार्क्स ला रहा है, 10 में 9 ला रहा है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो मैथ्स में 10 में 0 लाए? पक्का कॉपी खुलवा के आप देखोगे ऐसा क्या हो गया जो 10 में 0 लाया। ठीक है, 10 में 0 लाया, लेकिन आप उसके पीछे का रीजन देखोगे, है ना? यहीं से आपका ह्यूमन बीइंग शुरू हो जाता है, ह्यूमन बीइंग पार्ट। तभी तो इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सब एजुकेशन जरूरी हो गई है, क्योंकि हमने इतना मशीनों का यूज कर लिया है एजुकेशन में कि वो जो अफेक्शनेटिव पार्ट है, वो जो इमोशनल पार्ट है, वो कहीं खत्म होता जा रहा था। यहीं से आपका जो दायित्व है, आपका जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो शुरू हो जाती है ना? ह्यूमन ग्राउंड पे जो जेन्यून प्रॉब्लम है उस बच्चे की, उसके आधार पर आप कुछ तो सोचोगे उसके बारे में। सो पॉजिटिव, ये जो कोरिलेशन है ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एक बच्चा अगर मान लीजिए 8th क्लास में, पहले तो ऐसे होता था कि 9th 10th में ही स्ट्रीम्स अलग हो जाती थी, साइंस की अलग, आर्ट्स की अलग। तो उसको प्रेडिक्शन कैसे होता था? उसका प्रेडिक्शन इसी के आधार पे होता था कि अगर मान लीजिए हमने साइंस में देखा कि ये बच्चा अच्छा है, या मैथ्स में देखा कि ये बच्चा अच्छा है, तो इसको साइंस साइड देने दी।
कि भाई ये बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, या किसी बच्चे के बारे में आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, एक बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, शुरू से आपको दिख रहा है मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई इसको मैथ्स दिलाना आगे चलकर। क्यों लगाते हो? क्योंकि क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि साइंस और मैथ्स के बीच में कोरिलेशन है। आप देख रहे हो उसके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सो जो कोरिलेशन है, ये हमारे लिए बच्चों के बारे में जानने के लिए, हमारे अपने बारे में जानने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। ये जो कोर्स है बीएड वाले पर्टिकुलर मैं कहूंगी, एमएड में तो कर्ल पियर्सन का भी दिया हुआ है जिसको मैं बाद में समझाऊंगी। बीएड में स्पीयरमैन का दिया हुआ है। स्पीयरमैन से आपको निकालना है रैंक डिफरेंस मेथड से। कुछ नहीं है इसमें, रैंक डिफरेंस मेथड की यानी रैंक के हिसाब से हमें जो है कोरिलेशन निकालना। ये सराउंडिंग्स पसंद आ रही होगी क्योंकि आज लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाइट बंद है, शायद 5:30 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो मैंने ये शिफ्ट किया है और आई होप कि आपको ये सराउंडिंग्स पसंद आएगी। सो हम फिर से अपना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा पार्ट में वहाँ शेडो आ रहा था, वहाँ वहाँ मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ। कोरिलेशन की बात हम कर रहे थे, और कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन कोरिलेशन मतलब सहसंबंध। सहसंबंध 3 तरीके का होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन या धनात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ब्लैक बोर्ड स्किल में इस तरह से हाथ से बैठाना मना है। ब्लैक बोर्ड स्किल अगर आप कर रहे हो तो एक बार ध्यान रखिएगा, हाथ से नहीं उठाया जाता, हमेशा टेस्टर से वर्क किया जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। माइक्रो स्किल्स में आप ये सीखोगे, एंड देन इसके बाद जीरो कोरिलेशन। कोरिलेशन होता है, आप इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। हिंदी और संस्कृत के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, हिंदी सब्जेक्ट और संस्कृत सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। और पेरेंट्स के सोशल स्टेटस का बच्चों के मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कोरिलेशन निकालिए दोनों सब्जेक्ट्स का। तो कोरिलेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले स्पीयरमैन का जैसे फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमें रैंक सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। अब रैंक निकालने के लिए देखिए, जैसे रैंक सिग्नल निकालते हैं फर्स्ट क्लास में कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो उस हिसाब से हम इसमें रैंक निकालेंगे। अब देखिए रैंक में हाईएस्ट मार्क्स इसके हैं, तो हमने इसको 1 लिख दिया। सेकंड और थर्ड के लिए टाई होता है, तो सेकंड और थर्ड के लिए टाई में हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड को 2 से डिवाइड कर, कितना हो गया 2.5, तो दोनों में 2.5 वोट लिख दिया ताकि लड़ाई झगड़े का कोई सवाल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया 5.5। ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये हाईएस्ट लिस्ट हमारा फर्स्ट है। सेकंड टाइम, सेकंड थर्ड और फोर्थ के लिए टाई, सेकंड थर्ड और फोर्थ के लिए टाई अप है, 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया ये 6 3 9 3 आ गया। तो हमने तीनों को 3 3 नंबर दे दिए ताकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, इसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ के लिए ये आ गया, सिक्स के लिए हमारा ये डिफरेंस है। ये मैथ्स की एक टर्म है और इसका मतलब होता है डिफरेंस। हम आर माइनस आर टू भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, क्योंकि एग्जामिनर पे इसका इंप्रेशन पड़ता है। आप चाहो तो आर माइनस आर टू भी लिख सकते हो, लेकिन आर डिफरेंस आर बड़े में से जो भी बड़ा हो, चाहे वो R1 बड़ा हो चाहे वो R2 बड़ा हो, उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, छोटा वाला बेटा हो। तो R1 माइनस R2 जब हमने माइनस किया, तो जो भी बड़े में से छोटा हो डिफरेंस किया, है ना, डिफरेंस निकाला, तो हम बिना उसमें माइनस लगाए हम माइनस हम उसका जो जो भी आएगा वो वैल्यू वो लिख, ये 0.5 आई, ये 3 आई, ये 0.5 आई, ये 2.5 आई,
ये 2i और ठीक है, ये इस तरीके से आपका आ गया। अब डी स्क्वायर में जाने के लिए देखिए, ये तो सीधा सीधा 2 डी स्क्वायर का मतलब है बी इंटू डी, ये नहीं है ये करने के लिए ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसकी ट्रिक है और वो ट्रिक आपको जल्दी से जल्दी करा देगी। क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और इसमें कैलकुलेट की गुणा ही करते रह जाओगे, आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। ठीक है, इसमें क्या किया 0.25 और यहाँ पे जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, उससे अगले वाले डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 2 है तो इसका अगला मल्टीप्लाई क्या है 3, अगला नंबर क्या है 3, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई किया देन 3 2 6, ये वो है। और ये हमारा फिर वही बात होती है, 2 से अगला है 3, 3 2 6। अगर ये 3 होता तो अगले से करते यानी 4 से 4 3 सा करते, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। इसलिए कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इसी से तो मिलेगा, गलत नहीं जाएगा। तो भाई जल्दी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन है। अब हमने क्या किया, वो बोल रहा है सिग्मा टी स्क्वायर, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला था जो हमने किया था। सिग्मा टी स्क्वायर, सिग्मा पहले भी बता चुके हैं, मल्टीप्लाई करना उसका मतलब है जोड़, टोटल, है ना। तो सिग्मा ये 26 और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 36 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 26 अपॉन 6 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट 74 के करीब, 1 माइनस 0.74, यानी ये हो गया पॉजिटिव, बढ़िया से जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव 0.6 पॉजिटिव कोरिलेशन है। और ये कोरिलेशन क्या वैल्यू दे रहा है, इसके लिए एक टेबल होती है जो कि हमें याद रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो टेबल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, आपको खुद लर्न करना पड़ेगा उसको। तो उस टेबल को करने के लिए क्या, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो हमारा आया था रो इज इक्वल टू, यानी कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव 0.26। ठीक है, अब देखिए टेबल में जब हम देखेंगे तो ये आपकी जैसे टेबल हो गई, तो यहाँ पे हमने, तो सबसे पहले हमारा क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन से संबंध है, जो कि कभी होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से होता है, बोलते हैं असेसमेंट, एक से ज्यादा कभी भी वैल्यू नहीं आएगी कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो आप ये समझ लो पूर्णतः अगर प्लस माइनस है तो प्लस में आएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है, पूर्णता से संबंध है जो कि पूर्णता है, परफेक्ट कोरिलेशन है। नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन है, ऋणात्मक से संबंध है जो कि पूर्ण है। पर अगर ऐसा आता है वैल्यू अगर 1 होती है या वैल्यू अगर आती है, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, प्लस माइनस 0.812 प्लस माइनस 0.9
9 9 है ना। फिर इसके बाद प्लस माइनस 0.6 1 2 प्लस माइनस 0.8 फिर लिख दीजिए प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.60 देखिए 2 का सॉल्यूशन आया इसमें। फिर इसके बाद इसको रख लीजिए, इसके बाद इसको रख लीजिए प्लस माइनस 0.212 प्लस माइनस 0.40 और प्लस माइनस 0.20 बल्कि इसको इस तरीके से इसके नीचे बिलो प्लस माइनस 8.99 हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। 6 से हो गया स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। उसके बाद इसमें मॉडरेट मतलब मध्यम आकार का मॉडरेट कोरिलेशन। उसके बाद लो बहुत कम है कोरिलेशन और ये हो गया वेरी लो, वेरी लो। ठीक है, अब जो हमारी वैल्यू आई तो 0.26 है, तो 0.26 इस वाले खाने में क्यों है ना। तो हम जो एक्सप्लेन करके नीचे लिखे, एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी रहता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे कि इन दो सब्जेक्ट्स के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध है या पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव कोरिलेशन लो स्तर का है। समझिए इस तरीके से किसी भी बुक की लैंग्वेज का एक स्टैंडर्डाइज किसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिएगा, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में वो दिया हुआ होगा, उसको एक बार लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद आपकी सिर्फ वैल्यू बदलेगी जो आंसर करने की कैलकुलेशन के बाद आएगी, और उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन दे दीजिए, तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा सुझाव ये है कि अपनी लैंग्वेज में इसको लिखिए। सो सिंपल है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, धनात्मक सहसंबंध है दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन ये सहसंबंध जो है तो निम्न स्तर का, लो स्टैंडर्ड का है। सो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है।